हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफएफ के एक्सको कमिटी ने रिसेंटली नेक्स्ट सीजन के फेडरेशन कप स्लैश सुपर कप एंड दुरांत कप के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाया है। उनका मानना है कि जो रिसेंटली सुपर कप खत्म हुआ वो फियास्को था इन टर्म्स ऑफ द हाइप क्रिएशन वाइज या फिर इन टर्म्स ऑफ द कम्पिटिटिवनेस वाइज ऑल्सो, बिकॉज कुछ टीमों ने यहाँ पे बी टीम भेजी थी या फिर उनके की प्लेयर अवेलेबल नहीं थे। एंड दूसरा, जबकि एएफसी स्पोर्ट के लिए ये टूर्नामेंट था तो उस हिसाब से इसकी यहाँ पे हाइप जो बननी चाहिए थी वो भी नहीं बन पाई। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पे एएफएफ की कंपटीशन कमेटी एंड एक्सको ने डिसीजन बनाया कि नेक्स्ट सीजन जो फेडरेशन कप या फिर सुपर कप जो भी नाम होगा वो सीजन के स्टार्ट में होगा, ना कि सीजन के एंड में। एंड जो दुरांत कप सीजन के स्टार्ट में होता था उनको शिफ्ट करके उन्होंने स्लॉट दे दिया है सीजन एंड का। तो दोनों को इंटरचेंज किया है, सुपर कप एंड दुरांत कप को। ये डिसीजन उनकी ओर से लिया गया है ताकि यहाँ पे सीजन के स्टार्ट में क्लब्स अपने फर्स्ट टीम भेजे और ज़्यादा कंपिटिटिव टूर्नामेंट हो और ज़्यादा हाइप टूर्नामेंट की बने। ये उनका सोल्यूशन है। जबकि जो नेशनल टीम के हेड कोच है मनोलो मार्केस, उन्होंने एएफएफ को सजेशन दिया था बिफोर दिस सुपर कप कि भाई यहाँ पे आपको एक ऐसा कप कंपटीशन करना चाहिए कि जहाँ पे ऑल इंडियन प्लेयरों के साथ वो कप कंपटीशन हो। उन्होंने बोला कि स्पेन में भी ये अर्लियर 90s में ये होता था ताकि आपको बेटर जज करने का मौका मिले टू इंडियन प्लेयर विथाउट प्लेइंग फॉरेनर्स। बट बिल्कुल उन्होंने बोला कि एएफएफ ने तो उल्टा किया, क्योंकि जो अभी सुपर कप हुआ उसमें उन्होंने 6 फॉरेनर्स को अलाउ किया था, जबकि आपके आईएसएल में तो 4 ही फॉरेनर्स होते हैं। एंड मेरे को भी लगता है कि ये जो डिसीजन है टू शिफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सीजन, आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोना मेक अ मच डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द हाइप वाइज और कम्पिटेटिवनेस वाइज। बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पे जब दुरांत कप भी होता है सीजन के स्टार्ट में, इट्स मोर ऑफ ए प्री सीजन काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट। तो क्लब्स भी उस यू कैन से कि यहाँ पे रिदम में होते हैं या फिर कुछ प्लेयर आ रहे होते हैं, टीम अभी सेटल नहीं हुई होती, सो वो सारी चीज़ें होती है। तो आई थिंक स्टार्ट में भी करने से मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना चेंज उसमें आने वाला है। एंड दूसरी चीज़ कि भाई अगर आप स्टार्ट में ही ऐसा कॉम्पिटिशन कर दोगे एएफसी स्पोर्ट के लिए तो भाई पूरा सीजन तो फिर किस तरह से आप यहाँ पे कोई भी क्लब को वो मोटिवेशन दे पाओगे? सिंपल सी चीज़ है। सो आई थिंक वो भी मेरे को एक समझ में नहीं आया। सो स्टार्ट में कराओ एंड में कराओ, आई डोंट थिंक सो इट मेक एनी मच डिफरेंस। बट दिस इज वॉट एएफएफ्स मास्टरमाइंड जो उनके यहाँ पे नॉलेजेबल बंदे बैठे हैं उनको लगता है। आई थिंक जब तक आप उसको आईएसएल के साथ में नहीं कराओगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि उसकी जो आप रियल यहाँ पे हाई कॉम्पिटेटिवनेस वाइज जो भी आप उस टूर्नामेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलने वाली। सो सिंपल सा सॉल्यूशन वही है, कैसे भी करके यू हैव टू मेक इट अ सीजन लॉन्ग टूर्नामेंट रादर देन अ स्टार्ट और द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एफसी गोवा के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि एफसी गोवा ने भाई नेक्स्ट सीजन के ACL 2 के प्लेऑफ के लिए अपनी जगह बना ली है। सो उनके जो अभी फॉर्मर कोच बन चुके हैं मनोलो मार्केस, उन्होंने लास्ट में एफसी गोवा के मैनेजमेंट को एक मैसेज दिया है कि अगर उनको नेक्स्ट सीजन भी अच्छा करना है एंड पर्टिकुलरली ACL 2 के लिए भी कम्पीट करना है, देन उन्होंने बोला है कि भाई इस जो सेट ऑफ प्लेयर्स है, ये जो ग्रुप है अभी, उनको यहाँ पे ज़्यादा चेंज मत कीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि मैंने इंडियन फुटबॉल में अभी जितने साल काम किया है वो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपको सेट ऑफ प्लेयर के साथ कंटिन्यू करना ज़रूरी है। एंड अगर आप ज़्यादा स्कोर में ओवरऑल करेंगे देन आपको जो यहाँ पे है वो उस तरह के रिजल्ट नेक्स्ट सीजन में नहीं मिल पाएंगे। सो लेट्स सी एफसी गोवा का मैनेजमेंट किस तरह से अपनी टीम को रिबिल्ड या फिर किस तरह के चेंजेस करती है एंड ये जो कोर ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उनको क्या उसमें कोई चेंजेस लाती है। एंड नेक्स्ट कोच कौन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, कब तक वो सेटल डाउन होता है। तो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे काफ़ी कैसे कि उनकी जो नेक्स्ट सीजन की चाहे वो आईएसएल हो चाहे वो ACL 2 है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे फैंस में कंफ्यूजन है कि भाई गोवा नेक्स्ट सीजन ACL 2 के प्लेऑफ में खेलेगा या फिर डायरेक्ट उनको ग्रुप स्टेज का मैच मिल गया है। तो उसका क्लैरिफिकेशन सिंपल सा इतना है कि एट द मोमेंट वो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जहाँ पे अगर इसी तरह का सिनारियो रहा तो उनको यहाँ पे जो ओमान का क्लब है अल साद उनके साथ खेलना पड़ेगा प्लेऑफ मैच, जो कि अगस्त में होगा, वन ऑफ प्लेऑफ मैच होगा। अगर वो मैच वो जीत जाते हैं देन दे विल क्वालिफाई फॉर दी ACL 2 ग्रुप स्टेज, जहाँ पे मोहन बगान अभी है। तो उस तरह से वो ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। और अगर वो मैच हार जाते हैं देन दे विल गो टू दी AFC चैलेंज लीग, जस्ट लाइक ईस्ट बंगाल लास्ट सीजन गई थी। दूसरा एक सिनारियो ये है कि अरकादा एज वी ऑल नो कि AFC चैलेंज लीग के फाइनल में है एट द मोमेंट, तो 10 मई को फाइनल खेलेंगे। अगर वो फाइनल जीत जाते हैं देन गोवा को भाई डायरेक्ट ये प्लेऑफ नहीं खेलना पड़ेगा एंड दे विल डायरेक्ट गो टू दी ACL 2 ग्रुप स्टेज, बिकॉज अरकादा भी ACL 2 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हुआ है। जैसे वो जीत जाएंगे उनको फिर
यहाँ पे SCL2 का ग्रुप स्टेज यहाँ पे स्पॉट मिल जाने वाला है, तो फिर 3 टीमों के साथ तो प्ले ऑफ खेल नहीं सकते वैसे, तो वो वाला सिनेरियो है। सो दैट्स वाई अरकादक अगर जीत गई तो गोवा को डायरेक्ट ग्रुप स्टेज मिलेगा, अगर अरकादक हार गई देन दे हैव टू प्ले ऑफ मैच। तो ये एक वहाँ पे जो डाउट या फिर कंफ्यूजन है वो फैंस में बना हुआ है। बाकी AFC की ओर से आई थिंक ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल जो सारी चीज़ें हैं वो आफ्टर दिस AFC चैलेंज लीग एंड ACL2 के जो फाइनल्स खत्म हो जाएंगे 18 मई के बाद, तो उसके बाद ही हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई मुंबई सिटी की ओर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, देर आर रिपोर्ट्स कि भाई पीटर क्रेटकी को वो चेक करने जा रहे हैं। सो दैट्स द बिग डिसीजन एंड आई थिंक फैंस भी इससे मोर ऑफ यू कैन से कि एग्री भी करते हैं, बिकॉज जिस तरह का मुंबई सिटी का यहाँ पे सीजन रहा है तो काफ़ी सारे फैंस का ये मानना है कि भाई पीटर क्रेटकी उसमें वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल मैन है, एंड ऑब्वियसली कोच के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट बाकी फैक्टर्स भी रहे थे मुंबई सिटी के इस सीजन के फेलियर में, जिसमें प्लेयरों की इंजरी, प्लेयरों का फॉर्म, ये सारी चीज़ें भी थी। बट ऑब्वियसली भाई कोच के ऊपर तो आएगा पहला ब्लेम, सो आई थिंक उनको वो यहाँ पे सेक करेंगे, एंड उसकी जगह पे ऑलरेडी दे आर लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट, जिसमें कपल ऑफ ISL फॉर्मर कोचेस को भी वो यहाँ पे देख रहे हैं, एंड देयर आर सम अदर नेम्स ऑल्सो दे आर लुकिंग फॉर। सो लेट्स सी कौन मुंबई सिटी का नया कोच बनता है। एंड दूसरा निखिल प्रभु के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रूमर्स आ रहे हैं विथ मुंबई सिटी FC। रिसेंटली निखिल प्रभु मुंबई सिटी की फैसिलिटीज में ट्रेन करते हुए भी दिखे थे, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ पे आई थिंक लास्ट ट्रांसफर विंडो में भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, बिकॉज अपुया लेफ्ट करके गए थे तो उनको उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था। जिस तरह की निखिल प्रभु की ये सीजन रही है फॉर पंजाब FC, आई थिंक डेफिनेटली देयर आर ए कपल ऑफ ISL क्लब जो उनके लिए इंटरेस्टेड है, एंड आई थिंक ही कैन परफेक्टली फिट इन द मुंबई सिटी सिस्टम ऑल्सो। सो that's gonna be an interesting signing if Mumbai City able to do it। so ये दो ट्रांसफर रूमर उनके रिगार्डिंग आ रहे हैं। उसके बाद ईस्ट बंगाल में एट द मोमेंट ट्रांसफर्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो उनके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एज पर दी सोर्सेज ऑस्कार ब्रूजोन ने भाई जो क्लब मैनेजमेंट है ईस्ट बंगाल का एंड जो उनके यहाँ पे इन्वेस्टर है इमामी, उनको बोल दिया है कि आई नीड ए ऑल 6 न्यू फॉरेनर्स। मैं इन सारे के सारे जो अभी के यहाँ पे फॉरेनर्स हैं उनको नहीं चाहता हूँ, तो उसमें दिमांता कोस, साउल क्रेस्पो भी आ जाते हैं, एंड क्लब एट द मोमेंट दिमांता कोस के लिए भी यहाँ पे यू कैन से कि न्यू क्लब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। सो बाकी तो हम सबको पता था कि बाकी जो उनके प्लेयर है वो लीव करने ही वाले हैं। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको नेक्स्ट सीजन ईस्ट बंगाल में सारे के सारे 6 के 6 न्यू फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, एंड ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने एक जो साइनिंग काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं वो है मिगेल फरेरा। तो उसके बाद देखते हैं कि बाकी साइनिंग किस तरह की उनकी फॉरेन कंटीजेंट पे रहती है। आपका क्या मानना है इसके बारे में रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटेजी एंड दिस ओवरऑल ऑफ फॉरेन प्लेयर्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करनी है AFC अंडर 17 एशियन कप के बारे में। तो रिसेंटली AFC की मीटिंग में 2026 टू 2028 के मेंस AFC अंडर 17 एशियन कप के होस्टिंग राइट मिले हैं सऊदी अरेबिया को, एंड वहाँ पे 3 कंट्रीज रेस में थी, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड इराक। बट इराक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई, तो चाइना एंड सऊदी 2 रेस में थे। बट यहाँ पे सऊदी को इसलिए दिया गया क्योंकि जो वुमेंस अंडर 17 एशियन कप है 2026 टू 2028 के वो चाइना में हो रहे हैं। सो दोनों ही मेंस एंड वुमेंस के एक ही कंट्री में देना ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स नॉट अ फेयर एंड स्क्वायर। सो इसीलिए सऊदी अरेबिया को यहाँ पे अंडर 17 जो एशियन कप है उसके 2026 टू 2028 के होस्टिंग राइट मिले हैं, जबकि वुमेंस के जो अंडर 17 एशियन कप है वो चाइना में होने वाले हैं। लेट होप सो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जो अंडर 17 एशियन कप हो उसमें हमारी अंडर 17 टीम खेलती हुई देखने को मिले, जिनको इस साल आई थिंक नवंबर में यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने होंगे अंडर 17 के। सो देखते हैं किस तरह की हमारी टीम बनती है, कौन यहाँ पे उनको मैनेज करता है, किस तरह की प्रिपरेशन रहती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारी टीम नेक्स्ट टाइम एशियन अंडर 17 कब खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा कमेंट्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।